नमस्ते बच्चों। आज हम गणित भाग 1 का पहला जो प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह है समुच्चय का वो हल करेंगे। इसके पहले इसका पुनरावर्तन हमारा हो चुका है। समुच्चय जो चैप्टर है वो हमने हल किया है, उसका पुनरावर्तन हो गया है। अब उस पे ही आधारित हमारा ये प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 है। जो भी हमने पहले पाठ समुच्चय में पढ़ा है वो सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके इस प्रश्न संग्रह में दिए हुए हैं। तो एक एक करके हम सभी प्रश्नों को देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जब आपका पेपर रहता है, मैथ्स का जो पेपर होगा, मैथ्स 1 मैथ्स 2, उसमें पहला प्रश्न जो है वो आपका वैकल्पिक क्वेश्चन रहेगा। मतलब उसमें ऑप्शन देंगे आपको अपने प्रश्न को हल करना है। उन 4 ऑप्शन में से आपको सही उत्तर पहचानना है और लिखना है। तो ऐसे प्रश्न जब परीक्षा में आते हैं तो वो 1 अंक के लिए आते हैं, 1 मार्क्स के लिए आते हैं, जिसमें आपको ऑप्शन दिए होते हैं, आपको हल करना रहता है। ऐसे प्रश्न बहुत बड़े नहीं होते, बहुत सारे स्टेप नहीं होते, उसमें कुछ ही स्टेप्स होते हैं, सोपान होते हैं जिसको हमें फॉलो करना रहता है और उसका उत्तर निकालना रहता है। तो आज हम जो करेंगे प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह का पहला और दूसरा प्रश्न हल करेंगे। ये दोनों प्रश्न ऐसे ही हैं, वैकल्पिक क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं जिसको हम हल करेंगे। तो शुरू करते हैं हम इसमें आपके पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आप देखेंगे, इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए मतलब आपको ऑप्शन ढूंढ के लिखना है। जैसे आप देखो कि पहला है, इसमें m दिया है, n दिया है, m प्रतिच्छेदन n आपको बताना है। पहला प्रश्न, m का मान आपको दिया है 1 3 5, n का मान आपको दिया है 2 4 6। आपको क्या बताना है, m प्रतिच्छेदन n बराबर क्या। तो बच्चों m प्रतिच्छेदन n मतलब क्या, हम पहले भी देखे हैं। हम प्रतिच्छेदन किस तरह से निकालते हैं, वो संख्या या वो घटक जो दोनों समुच्चय में समान हो, दोनों समुच्चय में वो संख्या आपको दी हो, वो संख्या हमारी प्रतिच्छेदन के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, दोनों जो आपको m और n दोनों समुच्चय दिया है, उनको हम कंपेयर करते हैं, उनकी तुलना करते हैं और देखते हैं ऐसा कौन सा घटक है जो m में भी उपस्थित है और n में भी उपस्थित है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 3 5, इसमें आपको कहीं भी 1 या 3 या 5 नहीं दिख रहा है। अगर नीचे वाले की हम बात करें 2 4 6, इसमें आपको कहीं भी 2 4 6 नहीं दिख रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, दोनों समुच्चय में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी सेम घटक नहीं है। तो ऐसा जब कंडीशन होता है तो इसमें जो हमारा समुच्चय बनेगा वो कौन सा समुच्चय बनेगा, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्यों, क्योंकि दोनों समुच्चयों का प्रतिच्छेदन अंक, प्रतिच्छेदन घटक कुछ भी नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हम लिखेंगे, सही उत्तर आपका होगा m प्रतिच्छेदन n बराबर रिक्त समुच्चय। अब आप देखोगे चारों ऑप्शन में से ये उत्तर आपका कौन सा दिया गया है। जैसे आप देखोगे पहला आपको 1 2 3 4 5 6, मतलब ये उत्तर गलत है। बी में आप देखोगे 1 3 5, ये भी उत्तर गलत है। सी में आप देखोगे रिक्त समुच्चय, तो इसका अर्थ है कि इसका उत्तर क्या होगा, सी होगा। और डी में 2 4 6, ये भी गलत है। तो ये जो प्रश्न है इसका सही विकल्प क्या है, सी रिक्त समुच्चय। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। इसमें कहा है p बराबर x एक विषम प्राकृत संख्या है। पहले तो बच्चों विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या वो संख्या होती है जिसके इकाई स्थान पे 1 3 5 7 9 ऐसी संख्या हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं, जिसमें 2 से भाग नहीं जा सकता है। तो इसमें कहा है कि ये x जो है वो एक विषम संख्या है। दूसरा कंडीशन आपको क्या दिया गया है कि x जो है वो 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है इसका अर्थ है हम 1 नहीं ले सकते, 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है या 5 के बराबर है। तो 1 से बड़ा, 1 से बड़ा हम आते हैं 3 पे, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, 2 सम संख्या है, उसे हम नहीं ले सकते। दूसरी विषम संख्या क्या आ जाएगी, 1 के बाद 3 आ जाएगा, 3 के बाद क्या आएगा, 5 आ जाएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा।
लेकिन कंडीशन में आपको कहा है या तो 5 के बराबर हो या 5 से छोटी हो। तो 5 से छोटी और 5 के बराबर लेना है। एक हम ले नहीं सकते, तो क्या क्या आएगा, 3 और 5 आएगा। मतलब इसके लिए अगर हम समुच्चय लिखेंगे, ये आपको गुण वर्णन पद्धति में दिया है, अगर इसे हम सूची पद्धति में लिखते हैं तो इसमें उत्तर हमारा क्या आएगा, 3 और 5 आएगा। तो हमें इसमें ऑप्शन में देखना है कि 3 और 5 कहाँ दिया हुआ है। तो इसके लिए पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है P बराबर x/x, यह विषम प्राकृत संख्या है जो कि 1 से बड़ी और 5 से छोटी या 5 के बराबर होगी। ये हमारा गुण वर्णन पद्धति है, सूची पद्धति में लिखते हैं। जैसे अभी हमने चर्चा किया था, 1 से बड़ी कौन सी विषम संख्या है, 3 है, 5 है। 5 से छोटी या 5 के बराबर, मतलब 5 के आगे हमें नहीं जाना है क्योंकि हमें 5 से छोटी संख्या ही लेना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 3 और 5। अब हम अपना सारा विकल्प देखते हैं, सारे ऑप्शन देखते हैं। 3 और 5 किसमें दिया है, आप देखोगे ए में आपको दिया है 1, 3, 5, ये गलत है। बी में है 1, 2, 3, 4, 5, ये भी गलत है। सी में है आपको 1 और 3, ये भी गलत है। डी में आपको दिया है 3 और 5। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, इसका सही ऑप्शन है उत्तर डी, जिसमें आपको P बराबर 3 और 5 दिया हुआ है। अब इसी श्रृंखला में हम आते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है आपको P बराबर 1, 2, 3 और ये खत्म होता है 10 पे। यह किस प्रकार का समुच्चय है। आपको शुरू दिया गया है, समुच्चय का पहला घटक आपको 1 दिया है और अंतिम घटक आपको 10 दिया है। मतलब आपको बताया है कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे खत्म करना है, और आपको पहचानना है कि ये किस प्रकार का समुच्चय है। प्रश्न लिख लेते हैं हम। तीसरा प्रश्न, P बराबर 1, 2, 3, 10 पे ये खत्म हो रहा है। आपको समुच्चय का प्रकार बताना है। ऑप्शन में आपको पहला दिया है रिक्त समुच्चय। बच्चों, जिस तरह से रिक्त समुच्चय की परिभाषा हम जानते हैं कि रिक्त समुच्चय मतलब क्या, अगर किसी समुच्चय में कोई घटक नहीं है, वो समुच्चय खाली है, तब वो रिक्त समुच्चय होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास समुच्चय में 1 से लेके 10 तक की संख्या है, तो इसका अर्थ है ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ये उत्तर आपका गलत है। दूसरा है अनंत समुच्चय। अनंत समुच्चय के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, उसमें सीमा निर्धारित नहीं होती। जैसे यहाँ पे हमें 10 बताया है, अनंत समुच्चय में यहाँ पे सीमा निर्धारित नहीं होगी, ये डॉट 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 अनंत तक जाएगा। तो इसका अर्थ है कि ये अनंत समुच्चय भी नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा है सीमित समुच्चय। अब सीमित समुच्चय जिस तरह से हमें मालूम है क्या होता है, सीमित समुच्चय कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, ये हमें मालूम होता है, उसकी सीमा निर्धारित होती है। तो इसका अर्थ है ये कौन सा प्रकार हुआ, ये हुआ तीसरा, सी का ऑप्शन, जो कि क्या दिया है आपको, सीमित समुच्चय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीमित समुच्चय। अगला प्रश्न है चौथा। यहाँ पे m संघ n आपको दिया हुआ है, m का मान दिया है, तो n यह समुच्चय कौन सा होगा। आपको m संघ n दिया है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, इस तरह से n संघ m दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद आपको कहा है m का मान है 1, 2, 3। क्या निकालना है हमें, समुच्चय n में कितने घटक होंगे, ये हमें निकालना है। अब बच्चों अगर यहाँ पे हम देखते हैं, संघ है मतलब m संघ n में जो घटक हैं वो सभी घटक या तो m में उपस्थित होंगे या तो n में उपस्थित होंगे।
अब m में क्या क्या उपस्थित है वो तो हमें दिया गया है, जैसे 1 2 4 ये m में उपस्थित है। यहाँ पे अगर m संग n की बात करें तो 1 1 2 4 ये 3 संख्या आपकी m में उपस्थित है। यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 4 है। ये 3 संख्या आपकी m में उपस्थित है। अब इन तीनों संख्याओं को छोड़ने के बाद क्या बचा? 3 5 6, मतलब n आपका समुच्चय ऐसा होना चाहिए जिसमें 3 5 और 6 उपस्थित रहे। ये तीनों संख्या के अलावा अगर कोई और भी संख्या उपस्थित है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि 3 5 6 n के अंतर्गत होना ही चाहिए। अब इसमें जो ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं। पहला है 1 2 3, तो इसमें हमारा 3 5 6 जो है 1 2 3 में नहीं है, तो हम ये ऑप्शन नहीं ले सकते। दूसरा हम आते हैं 3 4 5 6, हमें क्या चाहिए था? 3 5 6 चाहिए था। इसमें आप देखोगे इसमें हमारी तीनों संख्या उपस्थित है। मैंने आपको कहा था कि ये 3 संख्या जो है ये होनी ही चाहिए। इसके अलावा अगर कोई और घटक है तो हम उसको भी ले सकते हैं। तो ये जो इसमें आपका ऑप्शन बी है, n का मान दिया है आपको 3 4 5 6, n का मान 3 4 5 6 आपको दिया है, तो ये इसका सही उत्तर है। इसके लिए हम कौन सा ऑप्शन इसमें चूज करेंगे? ऑप्शन बी, बी बराबर 3 4 5 6। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे, पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न में है यदि P उप समुच्चय है M का, यदि P उप समुच्चय है M का। उप समुच्चय का भी अर्थ बच्चों हमें मालूम है, हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। उप समुच्चय का अर्थ क्या होता है कि जितने भी घटक P में होंगे वो सभी घटक कहाँ उपस्थित होंगे? M में उपस्थित होंगे। जितने भी घटक आपके P में हैं वो सारे घटक M में उपस्थित होंगे। उसके साथ साथ कुछ और भी घटक M में उपस्थित हो सकते हैं। तो कहा है P जो है वो उप समुच्चय है M का, और दूसरा आपको इसमें दिया है तो P प्रतिच्छेदन P संघ M क्या होगा? P प्रतिच्छेदन P संघ M ये निम्न में से कौन सा समुच्चय होगा? अब बच्चों P प्रतिच्छेदन, पहले हम देखते हैं P संघ M क्या होगा। अब जो घटक P में थे वो सारे घटक पहले से M में उपस्थित हैं, तो अगर इसका हम संघ लिखते हैं, ये पूरे टर्म का अगर हम संघ लिखते हैं तो जो समुच्चय M है वो इसका संघ होगा। मतलब जो आपका समुच्चय M होगा वही सेम होगा P संघ M। तो इसका अर्थ है ये पूरा समुच्चय M हो गया। अब P प्रतिच्छेदन M, तो जो P में रहेगा, P में जितने टर्म्स हैं सब M में है, तो P प्रतिच्छेदन M में क्या आएगा? P आएगा। तो अगर ये पूरे का उत्तर हम निकालते हैं तो पूरे का उत्तर कौन सा समुच्चय होगा? समुच्चय P होगा। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं कि इसमें समुच्चय P आपको कौन सा दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे पहला विकल्प जो है, हमें पहला विकल्प ही हमें दिया है समुच्चय P। ए ऑप्शन जो है वही आपको समुच्चय P दर्शाया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समुच्चय P का। उसके बाद आते हैं हम अपने छठे प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय है? रिक्त समुच्चय पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। रिक्त समुच्चय का अर्थ होता है खाली समुच्चय जिसके अंतर्गत कोई भी घटक नहीं आता, आप उसके अंतर्गत कोई भी घटक नहीं लिख सकते, वो होता है हमारा रिक्त समुच्चय। अब जैसे यहाँ पे आपको पहला दिया गया है समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदुओं का समुच्चय। बच्चों अगर समांतर रेखा है, अगर समांतर रेखा है, आप इसे कितना भी बढ़ाओ, आप आगे से पीछे से कहीं से भी कितना भी बढ़ाओ, ये किसी भी बिंदु पे प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। इसका अर्थ है कि इसका प्रतिच्छेदन बिंदु हमें नहीं प्राप्त होगा, ये किसी भी बिंदु पे प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। तो अगर इसका हम समुच्चय लिखें तो इसका समुच्चय क्या आएगा? रिक्त समुच्चय आएगा। दूसरा जैसे कहा है
सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या, इसके अंतर्गत हम 2 लिख सकते हैं, इसका अर्थ है कि ये रिक्त समुच्चय नहीं है। 30 से कम दिन वाले अंग्रेजी महीनों का समुच्चय। 30 से कम दिन वाला अंग्रेजी महीना, हमको पता है फरवरी, फरवरी में 28 दिन होते हैं और 4 सालों में जब लीप ईयर आता है तो उसमें 29 दिन होते हैं। तो इसमें भी आप समुच्चय का जो घटक है आप फरवरी लिख सकते हो, इसका अर्थ है ये भी रिक्त समुच्चय नहीं है। लास्ट देखते हैं, यहाँ पे कहा है x जो है वो इंटीजर्स है, मतलब पूर्णांक संख्या है, x का मान -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो कौन सी संख्या हो जाएगी वो? शून्य। शून्य जो है वो पूर्णांक संख्या है जो कि -1 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। तो यहाँ पे भी हमें एक अंक प्राप्त हुआ है, शून्य। ये भी एकल समुच्चय है, रिक्त समुच्चय नहीं है। तो इसमें सही उत्तर आपका कौन सा आएगा? जो पहला हमने देखा था, 2 समांतर रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु, ये इसका सही उत्तर है, क्योंकि अगर समांतर रेखाएं दी गई हैं तो उनका प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं होता, वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या रहेगा? जो आपका छठा प्रश्न दिया हुआ है, कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, समांतर रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु। क्योंकि समांतर रेखा है तो उनका प्रतिच्छेदन बिंदु हम नहीं निकाल सकते, वो रेखा कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। तो बच्चों ये प्रश्न पहला हमारा जो था यहाँ पे हल हुआ। प्रश्न पहले के अंतर्गत 6 क्वेश्चन थे जिसको हमने सॉल्व किया है। अब आगे हम आते हैं, प्रोसीड करते हैं अगले प्रश्न दूसरे पे, जिसके अंतर्गत इसी तरह के प्रश्न हमें दिए गए हैं और उसके अंदर हमें 4 प्रश्नों को हल करना है। तो बोर्ड में रब कर देती हूँ, हम शुरू करेंगे प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरे में पहला प्रश्न आपको कहा है, निम्नलिखित उप प्रश्नों के योग्य विकल्प चुनकर लिखिए। जैसे अभी हमने चर्चा किया था, ये जो प्रश्न रहेंगे ये कैसे क्वेश्चन रहेंगे? जो आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको ऑप्शन में से सही उत्तर ढूंढ के लिखना है, पहचानना है। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समुच्चय है, आपको पहचानना है कौन सा समुच्चय है। समुच्चय जब हम पाठ शुरू कर रहे थे तो उसके पहले हमने देखा था कि समुच्चय को कैसे पहचाना जाता है। एक बार हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। समुच्चय पहचानने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? कि जो भी आपको शर्त दी गई है वो शर्त जो है वो सेम होनी चाहिए। जब आप उसको लिखते हो तो वो क्लियर होना चाहिए, उसका उत्तर जो है वो डिफाइन होना चाहिए। मतलब मेरे लिए जो उत्तर है वही उत्तर आपके लिए होना चाहिए। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, समझिए कि अगर हमें कहा गया है कि अंग्रेजी महीनों के नामों का समुच्चय, तो उसमें क्या होगा? अगर मुझे लिखना है तो मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीने लिखूंगी। आपको लिखने को दिया है तो आप भी सेम उत्तर लिखोगे, ये 12 महीने लिखोगे। किसी और को लिखने को कहा जाए तो वो भी सेम उत्तर लिखेगा, ये 12 महीनों का समुच्चय लिखेगा। तो ये जो प्रश्न था इसका उत्तर निश्चित था, क्लियर था, निश्चित था, हम सभी का उत्तर सेम रहेगा अगर हम इसे लिखेंगे। लेकिन यदि कहा जाए कि कक्षा के ऊंचे विद्यार्थियों का समुच्चय, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा बच्चों? अगर मेरी कक्षा है तो मेरे कक्षा में, मेरे क्लास में कोई और विद्यार्थी है जिसकी हाइट ज्यादा रहेगी, आपके क्लास में किसी और विद्यार्थी की हाइट ज्यादा रहेगी, या उसमें कोई कंडीशन नहीं दिया गया है तो मुझे कोई और बच्चा ऊंचा लगता है, आपको कोई और लगेगा, तो उसमें क्या होगा? उत्तर जो है हमारा वो अलग हो जाएगा, इसका उत्तर जो है वो निश्चित नहीं रहेगा।
तो जब ऐसी चीजें दी रहती है जिसका उत्तर निश्चित नहीं रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समुच्चय नहीं कह सकते, लेकिन जिसका उत्तर निश्चित होता है उसे हम समुच्चय कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम उदाहरण देखते हैं। पहला है इंद्रधनुष के रंग। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, वो भी फिक्स होते हैं, जिसे हम शॉर्ट में इंग्लिश के अक्षर विबग्योर द्वारा दर्शाते हैं। उसी अगर इसका उत्तर लिखना हो तो हम सभी का उत्तर सेम रहेगा, हम सभी के समुच्चय में 7 रंग आएंगे। उसके बाद है पाठशाला के प्रांगण के ऊंचे वृक्ष। अब इसमें अगर उत्तर लिखना है तो ऊंचा वृक्ष, मुझे कोई और वृक्ष ऊंचा लगेगा, आपको उसके कंपेयर में कुछ और ऊंचा लगेगा, या आपके स्कूल में कोई और वृक्ष ऊंचा है, आम का पेड़ ऊंचा है, मेरे स्कूल में कोई और वृक्ष ऊंचा है, तो इसमें क्या होगा, हमारा उत्तर जो है सभी का उत्तर सेम नहीं आएगा। फिर है गांव में रहने वाले अमीर लोग, इसमें भी हमारा उत्तर जो है वो सेम नहीं होगा, तो ये भी समुच्चय नहीं है। किताब के आसान उदाहरण, मुझे कोई और प्रश्न इजी लगता है, आपको कोई और प्रश्न इजी लगता है, किसी बच्चे को कोई और प्रश्न इजी लगता है, तो इसमें ये सभी तीनों एग्जाम्पल्स जो आपको हमें दिए गए हैं, तो ये जो है ये निश्चित नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है कि तीनों समुच्चय नहीं होगा। तो इसमें से कौन सा समुच्चय होगा? पहला प्रश्न जो हमने देखा, इंद्रधनुष के रंग। इंद्रधनुष में 7 रंग हैं, वो 7 रंग सभी के लिए एक समान है, तो कौन सा समुच्चय होगा प्रश्न पहले में? जो ऑप्शन ए दिया हुआ है, इंद्रधनुष के रंग, ये इसका सही उत्तर है, इंद्रधनुष के रंग। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है एन प्रतिच्छेदन W। बच्चों एन क्या होता है? एन होता है प्राकृत संख्या, जो कि कहां से शुरू होता है? 1 2 3 4 अनंत तक जाता है। उसी तरह से W क्या होता है? पूर्ण संख्या, होल नंबर जिसे हम कहते हैं, 0 से शुरू होता है, ये भी अनंत तक जाता है। अब बच्चों इसमें से आपको क्या बताना है? N और W का प्रतिच्छेदन। आप देखोगे 1 2 3 4 5 अनंत तक जा रहा है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 अनंत तक जा रहा है, दोनों में क्या सिर्फ अंतर है? यहाँ पे आप देखोगे 0 है, 0 है, जबकि प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता। तो इसका अर्थ है 0 को छोड़ के बाकी जो भी संख्या है वो इन दोनों के प्रतिच्छेदन में आएगा। अगर हम n प्रतिच्छेदन W लिखते हैं तो उसके अंतर्गत क्या आएगा? 1 2 3 4, 0 को छोड़ के बाकी सब आ जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर है। अब ये उत्तर आप देखोगे कौन से ऑप्शन में आपको दिया हुआ है? ये हम देखेंगे ऑप्शन ए में दिया है। तो ये इसका सही उत्तर जो है n प्रतिच्छेदन W अर्थात प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या का प्रतिच्छेदन, तो ये सभी संख्याएं आएंगी, जिसका सही विकल्प है ऑप्शन ए। तीसरा हम आते हैं एक्स, यह इंडियन इस शब्द के अक्षर हैं, तो हमें इसे सूची पद्धति के अनुसार लिखना है। इसे हमें सूची पद्धति के अनुसार लिखना है। जैसे पहले हम प्रश्न को लिखते हैं। तीसरा प्रश्न है P बराबर X, यह इंडियन इस शब्द के अक्षर हैं। इसे हमें क्या करना है? सूची पद्धति में लिखना है। तो बच्चों इंडियन में हम पहले देखेंगे कितने अक्षर आते हैं, और उसमें अगर आप एक अक्षर को एक बार लिखते हो तो उसे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो शुरू करते हैं। इंडियन में क्या है? आई, आई को एक बार लिख लेंगे, एन, एन को भी लिख लेंगे, डी, डी को भी लिख लेंगे, आई। अब यहाँ पे आई हम एक बार लिख चुके हैं, तो दोबारा आपको आई लिखने की आवश्यकता है क्या? नहीं है, आई हमें दोबारा नहीं लिखना है।
उसके बाद आपको क्या दिया है, ए लिख दिया हमने, अंत में क्या दिया है, एन हम लिख चुके हैं, पहले लिख चुके हैं, तो फिर लिखना है नहीं। तो इसमें कौन से अक्षर आ गए आपके, INDA, इंडिया, इंडियन जो है उनमें कितने अक्षर आएंगे, INDA। इसका विकल्प हम देखते हैं, INDA का कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी जो है ये इसका सही उत्तर है। अब लास्ट चौथे प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न है, यदि t बराबर 1 2 3 4 5, समुच्चय t का मान दिया है, m का मान दिया है हमें, m बराबर 3 4 7 8, क्या लिखना है, t प्रतिच्छेदन t संघ m हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों संघ क्या होता है, संघ में सारी संख्याएं आएंगी, जो भी t में है वो सब आएगा, जो भी m में है वो सब आएगा, लेकिन हमें क्या ध्यान देना है, हमें एक ही संख्या को रिपीट नहीं होने देना है। तो पहले हम t का लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब हम आते हैं m में, m में क्या है, 3 हम लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर है 4 भी हम लिख चुके हैं, तो दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर है 7, इसमें हमने कहीं 7 नहीं लिखा है, तो आगे हमें 7 लिखना है। फिर है 8 भी हमने नहीं लिखा है, तो आगे हमें 8 लिखना है। तो इसका उत्तर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 7 8। अब देखते हैं ये सभी ऑप्शन के साथ आपको कौन सा समुच्चय दिया है। 1 2 3, पहले में 1 2 3 4 5 7 है, लेकिन 8 नहीं है, तो ये उत्तर गलत है। दूसरा है 1 2 3 7 8, यहाँ पे आप देखोगे 4 5 नहीं है, तो ये भी उत्तर गलत है। तीसरा है ऑप्शन सी जो है, सी में आप देखोगे दिया है आपको 1 2 3 4 5 7 8, इसका अर्थ है कि ऑप्शन सी जो है वो सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी जो है टी संघ एम 1 2 3 4 5 7 8, ये सही ऑप्शन है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा प्रश्न पहला और प्रश्न दूसरा खत्म हुआ, समाप्त हुआ है। ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये सभी प्रश्न आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा उसमें इस पे डिस्कशन करेंगे। ये तो सारे क्वेश्चन जो अभी हमने देखे, प्रश्न पहला दूसरा बहुत आसान था, बेसिक था, समुच्चय में जो हमने शुरू किया जहां से, वहां पे ये सभी चीजें हमें सिखाई गई थी। तो इसमें कोई बहुत बड़े सम्स है नहीं, बहुत ज्यादा डाउट ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई आपको डाउट है तो इस पे हम चर्चा अगले सेशन में, अगले लेक्चर में करेंगे। आप सभी इसे घर पे प्रैक्टिस करेंगे, ये मेरी उम्मीद है। यहाँ पे मैं अपने लेक्चर को खत्म करती हूँ।